नमस्कार सभी साथियों को, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। सभी साथियों को राम राम। साथियों, दोस्तों, उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी साथियों का फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान राज्य के इतिहास विषय के ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं और राजस्थान राज्य का जो इतिहास विषय है उसके अंतर्गत मित्रों चौहान राजवंश पर लंबी चर्चा अपनी चल रही है और आज उसी चर्चा को फिर से आगे बढ़ाते हैं मित्रों। दोस्तों, अपन ने सबसे पहले चौहानों में देखा था सांबर के पास में सपाल दक्ष नामक स्थान पर 551 ईस्वी में अपन ने चौहानों की नींव डाली। उसके बाद अपन ने सांबर के चौहानों का धीरे धीरे परिचय करते हुए अपन अजमेर में आए और अजमेर में मित्रों मैंने सबसे महत्वपूर्ण शासक दो बताए थे आपको, एक विग्रहराज चतुर्थ और एक पृथ्वीराज तृतीय। उनके बारे में दोस्तों अपन ने चर्चा की। कल अपन ने पृथ्वीराज तृतीय के तराइन के दोनों युद्ध लड़कर के 1192 ईस्वी में सरस्वती नामक स्थान पर पृथ्वीराज तृतीय की अपन ने मृत्यु प्राप्त हुई थी पृथ्वीराज तृतीय को। और पृथ्वीराज तृतीय का जो पुत्र था गोविंद राज, उस गोविंद राज को बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा मित्रों अजमेर का कार्यभार सौंपा गया था। लेकिन अजमेर से 1194 ईस्वी के दौरान 1194 ईस्वी का जो समय था, उस 1194 ईस्वी में मित्रों कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी का दास था, इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोविंद राज को यहां से भगा दिया था। यानी अब अजमेर से चौहानों का कोई वास्ता नहीं है। 1194 ईस्वी में पूर्ण रूप से चौहानों का जो नाता रिश्ता था अजमेर से वो टूट चुका था। हालांकि वैसे 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद ये चौहानों का साम्राज्य समाप्त हुआ था, लेकिन 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक के आने के बाद यहां पर पूर्ण रूप से चौहान वंश का समापन हो गया था। और यही जो अपना गोविंद राज था मित्रों, ये गोविंद राज अजमेर छोड़कर के सीधा आ जाता है रणथंबोर में और रणथंबोर आकर के 1194 ईस्वी में बताओ कौन से वंश की नींव डाल देता है? चौहान वंश की नींव डाल देता है। तो आज से अपन शुरू करते हैं। अगला जो है अपना बिंदु दोस्तों, उसका नाम है रणथंबोर के चौहान। तो अगला बिंदु हेडिंग लगा लीजिए दोस्तों, रणथंबोर के चौहान। यानी रणथंबोर में भी काफी समय तक 150 साल के आसपास चौहानों का साम्राज्य रहता है। रणथंबोर के चौहान, यानी रणथंबोर में चौहान कहां से आते हैं, रणथंबोर में कौन कौन से चौहान शासक आते हैं, उनके बारे में दोस्तों अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि 1194 ईस्वी में, बताओ कौन सी ईस्वी में? 1194 ईस्वी में रणथंबोर में, 1194 ईस्वी में रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना, चौहान वंश की स्थापना जो की जाती है, वो चौहान वंश की स्थापना बताओ किसके द्वारा की जाती है? वो चौहान वंश की स्थापना दोस्तों गोविंद राज के द्वारा की जाती है। 1194 ईस्वी में दोस्तों यहां का जो शासक बनता है, यहां के शासक का नाम बताओ कौन सा राज था? यहां के शासक का नाम मित्रों गोविंद राज था। अब जब गोविंद राज 1194 ईस्वी में यहां का शासक बन जाता है दोस्तों, तो उसके बाद यहां रणथंबोर के चौहानों के शासकों की श्रृंखलाएं शुरू हो जाती है। लेकिन मित्रों रणथंबोर के अगर पूरे इतिहास को, घटनाक्रम को देखा जाए मित्रों, तो यहां पर जो सबसे प्रतापी शासक और रणथंबोर के इतिहास का जो मुख्य पार्ट है, वो दोस्तों अपना माना जाता है हमीर देव चौहान का। यानी पूरा का पूरा जो रणथंबोर का चौहान वंश है, वो चौहान वंश किसके इर्द गिर्द घूमता है मित्रों? वो हमीर देव चौहान के इर्द गिर्द घूमता है। तो एक बार अपने को केवल इतना तो पता होना चाहिए कि 1194 में रणथंबोर वंश की स्थापना बताओ किसके द्वारा की जाती है? गोविंद। दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रणथंबोर का प्राचीन नाम क्या था, मित्रों ध्यान रखना, रणथंबोर का प्राचीन नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे कि रणथंबोर का जो प्राचीन नाम था वो अंतेपुर था। बताइए रणथंबोर का प्राचीन नाम बताओ कौन सा पुर हुआ करता था? अंतेपुर हुआ करता था। अंतेपुर अगर आपको ऑप्शन में नहीं मिले तो आप लिख सकते हैं रंतीपुर, इसका प्राचीन नाम था। यानी रणथंबोर का जो प्राचीन नाम था वो या तो आप अंतेपुर कह सकते हो या रंतीपुर भी कह सकते हो। मित्रों यह भी ध्यान रखना, रंतीपुर, रंती यानी रणपुर यानी स्थान, यानी रण का स्थान। इसलिए अगर आपसे रणथंबोर का शाब्दिक अर्थ भी पूछा जाए कि रणथंबोर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो दोस्तों ध्यान रखना
रणथंबोर शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो रण की घाटी होता है। रणथंबोर शब्द का बताओ शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? रण की घाटी। रंते यानी रण और रण यानी रण और थंब यानी पास में दोस्तों दो पहाड़ियां हैं, एक पहाड़ी का नाम है थंब पहाड़ी। इस कारण रण की घाटी के नाम से इस रणथंबोर को दोस्तों जाना जाता है। और रणथंबोर दोस्तों अपने इतिहास की दृष्टि के अलावा पर्यटन स्थल या और भी कई दृष्टियों से ये दोस्तों धार्मिक दृष्टि से, पर्यटन दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, सभी दृष्टियों से राजस्थान में एक महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला स्थान है रणथंबोर। और यहां रणथंबोर में जो चौहान वंश की स्थापना की जाती है, बताओ किसके द्वारा की जाती है? गोविंद राज के द्वारा की जाती है। मित्रों थोड़ा सा और यह भी ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि रणथंबोर दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो मित्रों रणथंबोर जो दुर्ग है, इस रणथंबोर दुर्ग का जो निर्माण करवाया जाता है वो बताओ, रणथंबोर दुर्ग का जो निर्माण करवाया जाता है दोस्तों, वो यहां का एक व्यक्ति जिसका नाम था रणथान। ध्यान रखना दोस्तों, रणथान या रईथान भी कई जगह आपको नाम लिखा हुआ मिल सकता है। रणथान अथवा रईथान के द्वारा इस रणथंबोर दुर्ग का बताओ क्या करवाया जाता है? निर्माण करवाया जाता है 8वीं सदी के आसपास। हालांकि चौहान वंश की नींव 12वीं सदी के अंत में रखी जाती है, लेकिन इस दुर्ग का निर्माण पहले से ही दोस्तों उपलब्ध था। और रणथंबोर का जो प्रसिद्ध चौहान शासक माना जाएगा वो हमीर देव चौहान माना जाएगा। एक बार ये सामान्य परिचय लिखो, उसके बाद आगे चलते हैं। दोस्तों ये है अपना प्रमुख रूप से रणथंबोर का थोड़ा सा सामान्य परिचय, रणथंबोर शब्द का पुराना नाम और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसके बाद देखना दोस्तों, रणथंबोर के अगर मैं इतिहास की शुरुआत करूं तो बताओ सबसे पहले जो यहां पर शासक बनता है रणथंबोर में, देखिएगा रणथंबोर में जो सबसे पहले जो शासक बनता है उस शासक का नाम बताओ कौन सा राज था? गोविंद राज। लेकिन दोस्तों गोविंद राज के काल में इतना ही ध्यान रखें, रणथंबोर चौहानों की स्थापना और इसके काल में कोई भी ऐतिहासिक कार्य नहीं होता। रणथंबोर चौहान वंश की स्थापना होती है केवल, इसके अलावा इसके काल में कोई कार्य नहीं होता। रणथंबोर चौहान वंश की स्थापना 1194 में। मित्रों इस गोविंद राज के बाद में यहां पर जो शासक बनता है उस शासक का नाम था वल्हन। बताओ यहां पर जो शासक आता है उस शासक का नाम क्या था? वल्हन। लेकिन वल्हन के काल में भी मित्रों कोई ऐतिहासिक कार्य नहीं होता। वल्हन के बाद दोस्तों ध्यान रखना अगला जो कार्य आता है उसका नाम था प्रहलादन। वल्हन के बाद में अगला जो यहां का राजा आता है उस राजा का नाम बताओ क्या था? प्रहलादन था। यानी सबसे पहले तो अपना कौन सा राज आया था? गोविंद राज आया था। और गोविंद राज के बाद में दोस्तों अगला जो शासक आया था वो वल्हन, और वल्हन के बाद में मित्रों अगला जो शासक आया था वो प्रहलादन आया था। प्रहलादन के बाद में मित्रों ध्यान रखना अगला यहां पर शासक आता है वीर नारायण। अगला जो यहां का शासक आता है उस अगले शासक का नाम था वीर नारायण। मित्रों ध्यान रखना वीर नारायण के काल में, वीर नारायण के काल में दोस्तों इसके ऊपर इल्तुतमिश का आक्रमण होता है। वीर नारायण के ऊपर दोस्तों बताइए किसका आक्रमण हुआ था? इल्तुतमिश। अपने देखा था जब 1222 ईस्वी के आसपास भुताला का युद्ध भी हुआ था मेवाड़ में, उस समय भी इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था। और इल्तुतमिश का आक्रमण सर्वप्रथम रणथंबोर के किस शासक पर होता है? रणथंबोर के वीर नारायण पर होता है। और मित्रों यह आक्रमण बताओ कैसा आक्रमण था? असफल आक्रमण था। यानी रणथंबोर पर इस इल्तुतमिश ने जिस उद्देश्य से रणथंबोर पर अधिकार करने के उद्देश्य से जो आक्रमण किया था वो आक्रमण पूर्ण रूप से दोस्तों असफल रहा था। असफल रहने के बाद में दोस्तों ध्यान रखना
इसी वीर नारायण की जो हत्या है, इसी वीर नारायण की हत्या मित्रों दिल्ली के अंदर, जब ये वीर नारायण जो है ये दिल्ली गया हुआ था, तब दिल्ली में मित्रों ध्यान रखना इसकी हत्या किसके द्वारा करवा दी जाती है? इल्तुतमिश के द्वारा। यानी पहली बार जब आक्रमण किया तब मित्रों इस वीर नारायण चौहान ने इस आक्रमण को असफल किया था, लेकिन थोड़े समय पश्चात दोस्तों इसी इल्तुतमिश के द्वारा इस वीर नारायण की हत्या करवा दी जाती है। और दोस्तों वीर नारायण के द्वारा हत्या करवा के इल्तुतमिश ने रणथंबोर पर अधिकार कर लिया। बताओ इल्तुतमिश ने कहां पर अधिकार कर लिया था? इल्तुतमिश ने रणथंबोर पर अधिकार कर लिया। अब यह अधिकार कब किया, यह आक्रमण कब हुआ, इसका इतिहास में कोई प्रमाणिक तिथियां नहीं मिलती। कुछ 1232 बताते हैं, कुछ 1235, गोपीनाथ शर्मा 1232 बताते हैं। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग तिथियां बताते हैं, कोई प्रमाणिक तिथि उल्लेखित नहीं मिलती। केवल इतना ध्यान रखें, इल्तुतमिश का आक्रमण जो होता है वो अपने चौहान शासक वीर नारायण के ऊपर होता है और वीर नारायण उस आक्रमण को असफल करता है। लेकिन थोड़े समय पश्चात इसी इल्तुतमिश के द्वारा इस वीर नारायण की हत्या करके रणथंबोर पर क्या कर लिया जाता है? अधिकार कर लिया जाता है। मित्रों इसी वीर नारायण का एक वंशज आता है जिसका नाम था वाघभट्ट। बताओ जिसका नाम क्या था? वाघभट्ट। मित्रों इस वाघभट्ट के बारे में ध्यान रखना, वाघभट्ट ने पुणे इल्तुतमिश को पराजित करके पुणे रणथंबोर पर अधिकार किया। मित्रों ध्यान रखना, पुणे रणथंबोर पर अधिकार करने वाला शासक, यानी एक बार तो रणथंबोर जो है वो एक बार तो रणथंबोर चौहान वंश की नींव डाल दी थी गोविंदराज ने, लेकिन उसके बाद 2-3 शासक ही बने थे कि इल्तुतमिश बीच में टांग अड़ा देता है। इल्तुतमिश इस रणथंबोर पर अधिकार कर लेता है और इल्तुतमिश अधिकार करने के बाद में दोबारा से पुणे रणथंबोर पर अधिकार करने वाला शासक बताओ किसको कहा जाता है? वाघभट्ट। तो यहां पर लिख सकते हैं रणथंबोर में दूसरी बार चौहान वंश का संस्थापक, रणथंबोर में चौहानों का दूसरा संस्थापक। अगर आपसे पूछा जाए कि रणथंबोर में चौहानों का दूसरा संस्थापक, चौहानों का दूसरा संस्थापक, यह घटना मित्रों 1247-48 के आसपास की है। रणथंबोर में चौहानों का दूसरा संस्थापक कौन बना था? तो मित्रों ध्यान रखना, रणथंबोर में चौहानों का जो दूसरा संस्थापक बनता है वो वाघभट्ट बनता है। दूसरे संस्थापक का अर्थ क्या है कि एक बार तो रणथंबोर चौहानों ने खो दिया था और जब रणथंबोर में चौहानों ने खो दिया तो उसी रणथंबोर को चौहानों को वापस दिलाने वाला कौन था? वाघभट्ट था। मित्रों यह भी ध्यान रखना, इसी वाघभट्ट का उत्तराधिकारी, मित्रों ध्यान रखना, इसी वाघभट्ट का उत्तराधिकारी आता है जयसिम्हा। इसी वाघभट्ट का उत्तराधिकारी मित्रों ध्यान रखना कौन आता है? जयसिम्हा। इसी जयसिम्हा को अपन इतिहास में दोस्तों जैत्र सिंह कहते। बताओ इसी जयसिम्हा को अपन इतिहास में कौन सा सिंह कहते? जैत्र सिंह कहते हैं। और मित्रों ये जैत्र सिंह का शासनकाल बिल्कुल इतिहास में उल्लेखित है, 1250 से लगा करके 1282 तक के। यहां पर जैत्र सिंह अथवा जयसिम्हा ने रणथंबोर पर 32 वर्ष तक शासनकाल किया था। मित्रों 32 वर्ष के शासनकाल में इनके काल में भी कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं है। और इसी जयसिम्हा के बाद में, इसी जयसिम्हा के दोस्तों कुल 8 पुत्र थे, जिसमें से तीसरे नंबर का पुत्र था हमीर। वो सर्वाधिक सुयोग्य होने के कारण जयसिम्हा अथवा जो जैत्र सिंह है वो अपने तीसरे पुत्र हमीर देव चौहान को शासक बना देता है। तो इसी जयसिम्हा का जो अगला उत्तराधिकारी होगा मित्रों, उस अगले उत्तराधिकारी का नाम होगा हमीर। और हमीर ने यहां पर शासन किया था 1282 से लगा करके 1301। और यही हमीर देव चौहान है जिसके इर्द गिर्द पूरा रणथंबोर घूमता है। हमीर हट तिलिया तेल चढ़े ना दोबारा, यानी इतिहास का जो सबसे हट्टी शासक है वो इतिहास का सबसे हट्टी शासक हमीर देव चौहान होगा। और वो हमीर देव चौहान किसका शासक, किसका पुत्र होगा? जय सिंह। यानी पूरा का पूरा यहां का इतिहास जो है वो किस शासक के इर्द गिर्द घूमता है? हमीर देव चौहान के इर्द गिर्द। एक बार यहां तक छापो, उसके बाद चलते हैं आगे।
यहां तक सभी साथियों ने उतार लिया दोस्तों, तो ये ध्यान रखना, ये सबसे पहले अपना जो शासक है वो सबसे पहले गोविंदराज आया। गोविंदराज के बाद में दोस्तों वल्हन आता है। वल्हन के बाद में वीर नारायण आता है। मित्रों, इल्तुतमिश का आक्रमण आपको कई जगह वल्हन के काल में भी लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन वल्हन के काल में नहीं होता दोस्तों। ये आक्रमण जो होता है वीर नारायण के काल में होता है। इस बात का भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद मित्रों वाग्भट आता है, और जो वाग्भट आता है उस वाग्भट ने दोबारा से रणथंबोर में चौहान वंश की नींव डाली थी, और वाग्भट का उत्तराधिकारी जो था वो जयसीमा अथवा जैतर सिंह था। और जैतर सिंह के बाद में जो अगला शासक बनता है मित्रों, वो बनता है हमीरदेव चौहान। यानी पूरा का पूरा जो रणथंबोर का चौहान वंश घूमता है वो बताओ किसके इर्द गिर्द घूमता है? हमीरदेव चौहान के। तो मित्रों यहां पर लिख सकते हैं हमीरदेव चौहान अगला शासक, रणथंबोर का अंतिम शासक है और सबसे महत्वपूर्ण शासक है। हमीरदेव चौहान का जो शासनकाल है दोस्तों 1282 ईस्वी से लगा करके 1301 ईस्वी तक है। 1282 ईस्वी से लगा करके 1301 ईस्वी तक दोस्तों ध्यान रखना, यहां पर जो शासन करता है उस शासक का नाम बताओ कौन सा देव हो जाएगा? हमीरदेव। मित्रों, इस हमीरदेव के साधारण सा परिचय देखें दोस्तों, तो हमीरदेव के अगर पिता का नाम पूछा जाए तो आपको पता ही है, जैतर सिंह। दोस्तों जैतर सिंह मेवाड़ वाले नहीं है, वो मेवाड़ वाले जैतर सिंह रावल जैतर सिंह थे, ये जैतर सिंह चौहान है। और इन्हीं जैतर सिंह को दोस्तों बताओ अपन क्या कहते हैं? जयसीमा कहते हैं। इन्हीं जैतर सिंह को बताओ दोस्तों अपन क्या कहते हैं? जयसीमा कहते हैं। अगर दोस्तों आपसे इनकी माता का नाम पूछा जाए, महत्वपूर्ण शासक है तो पूरा परिचय कर ही लेते हैं। इनकी माता का नाम पूछा जाए तो दोस्तों इनकी माता का नाम था हीरा देवी। बताओ इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था मित्रों हीरा देवी। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो दोस्तों आपको पता है इनकी पत्नी का जो नाम था, इनकी पत्नी का नाम था रंग देवी। बताओ इनके पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था रंग देवी। मित्रों अगर आपसे पूछा जाए इनकी पुत्री का नाम क्या था, तो दोस्तों ध्यान रखना हमीरदेव चौहान जो है इनकी पुत्री का नाम था पद्मला। बताओ पुत्री का नाम क्या था? पद्मला, अथवा इसी पद्मला को दोस्तों अपन कह सकते हैं देवल दे। हमीरदेव चौहान की पुत्री का नाम था पद्मला अथवा देवल दे। मित्रों फिर अगर आपसे पूछा जाए कि इनके गुरु का नाम क्या था, तो दोस्तों ध्यान रखना हमीरदेव चौहान जो है इनके गुरु का नाम था राघव देव। बताओ हमीरदेव चौहान जो है इनके गुरु का नाम कौन सा देव था? राघव देव। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि इनका आश्रित कवि या इनका जो दरबारी कवि था, इनके आश्रित कवि या दरबारी कवि का नाम क्या था, तो इनके आश्रित कवि अथवा दरबारी कवि का नाम मित्रों ध्यान रखना विजयादित्य था। इनके दरबारी कवि का, इनका जो दरबारी या आश्रित कवि था उनका नाम था विजयादित्य। अगर आपसे पूछा जाए इनका प्रमुख पुरोहित कौन था, तो मित्रों ध्यान रखना इनका प्रमुख पुरोहित जो था उसका नाम था विश्वरूप। अगर हमीरदेव चौहान का प्रमुख पुरोहित पूछा जाए, पुरोहित का अर्थ क्या होता है? इनका दरबारी ब्राह्मण। कोई भी प्रमुख कार्य करेंगे तो वो अपना दरबारी पुरोहित जो होना जरूरी है, और दरबारी जो पुरोहित था उसका नाम था दोस्तों विश्वरूप। अगर आपसे पूछा जाए इनकी सवारी या इनका घोड़ा कौन सा था, तो मित्रों इनके दो घोड़े हुआ करते थे। एक घोड़े का नाम था बादल। एक घोड़े का नाम बताओ दोस्तों क्या था? एक घोड़े का नाम था बादल और एक घोड़े का नाम था फरोरी। एक घोड़े का नाम बताओ क्या था? फरोरी। दो घोड़े हुआ करते थे, एक का नाम बादल और दूसरे का नाम मित्रों था फरोरी। प्रमुख घोड़ा था दोस्तों इनका बादल। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि हमीर के इतिहास की जानकारी कहां से मिलती है, मित्रों अगर आपसे पूछा जाए कि हमीर इतिहास की जानकारी, तो दोस्तों 4-5 प्रमुख ग्रंथ है। हमीर इतिहास की जानकारी अगर आपसे पूछा जाए कहां से मिलती है, तो दोस्तों ध्यान रखना हमीर इतिहास की जो जानकारी मिलती है 4-5 प्रमुख ग्रंथ है। कौन कौन से ग्रंथ है? सबसे पहला भी दोस्तों ध्यान रखना
एक ग्रंथ का नाम है सुरजन चरित। एक ग्रंथ का नाम बताओ कौन सा चरित है? सुरजन चरित। और एक ग्रंथ का नाम है मित्रों हमीर महाकाव्य। एक ग्रंथ का नाम है सुरजन चरित और एक ग्रंथ का नाम है हमीर महाकाव्य। ये सुरजन चरित और हमीर महाकाव्य ग्रंथ बताओ लिखे किसने थे? नयन चंद्र सूरी ने लिखे। बताओ किसने लिखे थे? नयन चंद्र सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ थे हमीर महाकाव्य व सुरजन चरित के अंतर्गत हमीर के विधिवत इतिहास की जानकारी मिलती है। मित्रों दूसरा अपने को ध्यान रखना, अगर दूसरा आपसे पूछा जाए तो हमीर रासो। मित्रों ये हमीर रासो जो ग्रंथ है, ये हमीर रासो 2 बार लिखा गया। मित्रों 2 बार, पहली बार ये लिखा गया सारंगधर के द्वारा, लेकिन दूसरी बार जो वास्तविक रूप से लिखा गया जोधराज के द्वारा। मित्रों ये जोधराज के द्वारा ध्यान रखना 18वीं सदी में, और जो एक और रचनाकार है वो सारंगधर, वो अपन साहित्य में और इस तैयार से पढ़ेंगे। अभी इतना ध्यान रखना हमीर रासो 2 बार लिखा गया था, एक बार लिखा गया सारंगधर के द्वारा, एक बार जोधराज के द्वारा। लेकिन अगर वो पूछा जाए कि हमीर रासो ग्रंथ के रचयिता है, दोनों ऑप्शन में आ जाए तो पहले आपको जोधराज सही करना है। दूसरा बिंदु, तीसरा जो दोस्तों है इसके बारे में ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि हमीर का और इतिहास की जानकारी कहां से मिलती है, तो दोस्तों ध्यान रखना हमीर प्रबंध से मिलती है। बताओ कौन से ग्रंथ से मिलती है? हमीर प्रबंध। और हमीर प्रबंध बताओ किसने लिखा था? कैलाश अमृत ने लिखा था। बताओ हमीर प्रबंध जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया था? कैलाश अमृत के द्वारा। मित्रों और किससे मिलती है? तो आप बताएंगे हमीर रायण से मिलती है। एक ग्रंथ का नाम है दोस्तों हमीर रायण, ग्रंथ का नाम है हमीर रायण। और ये जो हमीर रायण है ये लिखा था मित्रों बाउंड व्यास ने। बताओ हमीर रायण ग्रंथ की रचना किसने की थी? बाउंड व्यास के द्वारा की गई थी। दोस्तों एक ग्रंथ और है, उस ग्रंथ का नाम है हमीर हट्ट। बताओ ग्रंथ का नाम क्या है? ग्रंथ का नाम है हमीर हट्ट। और हमीर हट्ट का जो रचयिता है उसका नाम है दोस्तों चंद्रशेखर। दोस्तों ध्यान रखना यह है हमीर की साधारण सी जानकारी। हमीर देव चौहान के पिता जेतर सिंह, माता हीरा देवी, पत्नी रंग देवी, पुत्री पद्मला देवल देव, गुरु राघव देव, आश्रित कवि विजयादित्य, पुरोहित विश्वरूप। मित्रों हमीर ने एक 9 कोटि यज्ञ करवाया था, यानी 9 प्रकार की वस्तुओं से एक विशेष यज्ञ होता है, उस 9 कोटि यज्ञ। ध्यान रखिएगा 9 कोटि यज्ञ का पुरोहित भी अगर आपसे पूछ लिया जाए, 9 कोटि यज्ञ का पुरोहित, तो 9 कोटि यज्ञ का जो पुरोहित है दोस्तों, उस पुरोहित का नाम भी बताओ कौन सा रूप था? विश्व रूप था। और यह हमीर का दरबारी पुरोहित भी माना जाता है। 9 कोटि यज्ञ करवाने वाला शासक भी हमीर देव चौहान था। घोड़ा बादल था। और हमीर के इतिहास की जानकारी प्रमुख ग्रंथ जिन जिन से मिलती है, सुरजन चरित नयन चंद्र सूरी के द्वारा, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, हमीर रासो 2 बार लिखा गया। ये सारी जानकारियां एक बार उतारो, उसके बाद चलते हैं आगे। हाँ यहां तक सभी साथियों ने छाप लिया दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों
ये हमीरदेव चौहान का साधारण परिचय अपने को पता होना चाहिए कि हमीरदेव के इतिहास की जानकारी कहां से मिलती है, 9 कोटियन यज्ञ करवाया, शासनकाल क्या था, गुरु कौन था, आश्रित कवि कौन था, इन सभी के बारे में दोस्तों अपने को पता होना चाहिए। अब दोस्तों हमीरदेव चौहान के बारे में आगे की चर्चा करें तो देखना दोस्तों, हमीरदेव चौहान जो है वो हमीरदेव चौहान के बारे में देखना, हमीरदेव चौहान के समकालीन अगर मैं शासकों की बात करूं, देखिएगा ये अपना गोला, इस गोले का विशेष ध्यान रखना क्योंकि पूरा खेल अपना किसका खेल है, गोले का खेल है। अगर गोला ढंग से भर दिया तो जिस उद्देश्य के लिए तैयारी कर रहे हैं उस उद्देश्य में सफल हो जाएंगे, लेकिन अगर गोला सही नहीं भरा तो काम खराब हो जाएगा। इसलिए इस हमीर को पहले किस में कैद करते हैं, गोले में कैद करते हैं, यानी 1282 से 1301। मित्रों में हमीरदेव के समकालीन शासकों की बात करूं तो देखना, हमीर के समकालीन शासक नीचे आबू में मैं बात करूं दोस्तों, यहां पर एक राज्य पड़ता है आबू, और ये माउंट आबू जो पड़ता है दोस्तों ये सिरोही में पड़ता है। बताओ कहां पर पड़ता है, माउंट आबू सिरोही में। मित्रों माउंट आबू सिरोही जो है, ये आबू सिरोही में उस समय एक शासक था जिसका नाम था प्रताप सिंह। हालांकि ये प्रताप सिंह कोई स्वतंत्र शासक नहीं था, ये सारंगदेव बाघेला का सामंत था, गुजरात के शासक जिसका नाम था सारंगदेव बाघेला, उस सारंगदेव बाघेला का सामंत था। लेकिन जो भी था, आबू का पूरा प्रभाव बताओ किसके पास था, प्रताप सिंह के पास था। दोस्तों थोड़ा सा मैं आगे चलूं इसके समकालीन, तो दोस्तों यहां पर एक स्थान पड़ता है, इस स्थान का नाम था मेवाड़, और जो दोस्तों मेवाड़ का शासक है, उस मेवाड़ के शासक का नाम दोस्तों था समर सिंह। बताओ इस हमीर के समकालीन जो मेवाड़ का शासक था, उस मेवाड़ के शासक का नाम बताओ कौन सा सिंह था, समर सिंह। और मित्रों अपने देखा था समर सिंह जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ा था तब 2 पुत्र थे, एक का नाम था कुंभकर्ण और दूसरे का नाम था रतन सिंह। कुंभकर्ण नेपाल चला गया और 1301 ईस्वी में मेवाड़ में रतन सिंह शासक बन गया, यानी 1301 ईस्वी से पहले मेवाड़ का जो शासक था उसका नाम बताओ कौन सा सिंह था, समर सिंह। मित्रों अगर मैं बात करूं, यहां पर एक उत्तर प्रदेश के पास में जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है भीमरस। अगर मैं बात करूं यहां भीमरस से, तो मित्रों जो भीमरस का शासक था, उस भीमरस के शासक का नाम था अर्जुन देव। यह भीमरस उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है, और इस भीमरस का जो शासक था दोस्तों, यह बताओ कौन सा देव था, अर्जुन देव था। और भी कई छोटे छोटे शासक थे, त्रिभुवनगिरी मध्य प्रदेश के आसपास के। ये 3 प्रमुख महत्वपूर्ण शासक याद रखने हैं। और एक दोस्तों जो दिल्ली का शासक था, दिल्ली का इसके समकालीन जो शासक था मित्रों, यहां पर अपने भारत की केंद्रीय राजधानी दिल्ली, और दिल्ली का जो दोस्तों शासक था उसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। बताओ दिल्ली का जो शासक है, उस दिल्ली के शासक का नाम कौन सा खिलजी है, जलालुद्दीन खिलजी। मित्रों जिसे मैं शॉर्ट में बार बार जलालुद्दीन नहीं बोल करके जेके बोल दूंगा। जेके का अर्थ क्या हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी, यानी जब भी मैं जेके बोलूं उसका अर्थ क्या हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी। मित्रों ये हमीरदेव चौहान के सारे समकालीन शासक माने जाते। और मित्रों अगर मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखूं, इधर ऊपर पंजाब की तरफ अगर मैं बात करूं, ऊपर क्योंकि उत्तर दिशा में राजस्थान के नक्शे में पंजाब और सिंध प्रांत के आसपास की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां का जो प्रमुख शासक था उसका नाम था ओगेला भाटी। बताओ यहां का एक प्रमुख शासक था इधर ओगेला भाटी। और मित्रों ये ओगेला जो भाटी नाम का शासक था, ये ओगेला भाटी नाम का शासक दोस्तों कहां पर था, ये लाहौर मुल्तान के आसपास था। तो मैं यहां सीधा लिख सकता हूं इसके समकालीन पाकिस्तान या मुल्तान का शासक। मुल्तान वर्तमान में बताओ कहां पर पड़ता है, पाकिस्तान में, और यहां का जो शासक था उसका नाम था ओगेला भाटी। ये इसके समकालीन दोस्तों सारे के सारे शासक अपने को पता होने चाहिए। हमीरदेव चौहान के समकालीन शासक हो गए। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं हमीरदेव चौहान के ऐतिहासिक काल की, तो मित्रों हमीरदेव चौहान ने इस भीमरस के अर्जुन देव पर 1282 ईस्वी में आक्रमण किया, और 1282 ईस्वी में आक्रमण करके मित्रों इस भीमरस के अर्जुन देव को क्या किया था, पराजित किया। अगर आपसे पूछा जाए कि हमीरदेव चौहान ने पहली बार राजा बनते ही किस शासक के ऊपर आक्रमण किया, तो मित्रों वो पहला आक्रमण भीमरस के शासक किसके ऊपर था,
अर्जुन देव के ऊपर था और अर्जुन देव को मित्रों क्या किया जाता है, पराजित किया जाता है। मित्रों 1282 ईस्वी में अर्जुन देव को पराजित किया गया। अर्जुन देव को पराजित करके उत्तर प्रदेश तक अपनी सीमा का विस्तार किया। मित्रों 1287 ईस्वी की बात है, हालांकि प्रमाणिक तिथि नहीं है, लेकिन 1287 ईस्वी में 1287 ईस्वी में आबू के प्रताप सिंह पर आक्रमण किया और 1287 ईस्वी में मित्रों आक्रमण करके इस प्रताप सिंह को भी बताओ क्या किया जाता है, पराजित किया जाता है। प्रताप सिंह को मित्रों 1287 ईस्वी में क्या कर दिया जाता है, पराजित कर दिया जाता है। किसके द्वारा कर दिया जाता है, हमीर देव चौहान के द्वारा, और आबू सिरोही पर मित्रों क्या कर लिया जाता है, अधिकार कर लिया जाता है। दोस्तों मैं आगे बात करूं, अगर आगामी बात करूं मैं, तो हमीर देव चौहान का अगला आक्रमण बताओ किसके ऊपर होता है, 1286 ईस्वी में। और 1286 ईस्वी में मित्रों समर सिंह, और समर सिंह को भी बताओ क्या किया जाता है दोस्तों, समर सिंह को भी पराजित किया जाता है। यानी 1286 ईस्वी में हमीर देव चौहान के द्वारा दोस्तों बताओ किसको पराजित किया गया, समर सिंह को पराजित किया गया। और अगर मैं बात करूं यहां पर, तो दोस्तों इधर जो आक्रमण होता है वो होता है 1288 ईस्वी में। और 1288 ईस्वी में दोस्तों ध्यान रखना, मुल्तान के ओगेला भाटी को भी क्या किया जाता है, ओगेला भाटी को भी दोस्तों पराजित किया जाता है। दोस्तों चारों तरफ हमीर देव चौहान ने झंडा गाड़ दिया है, चारों तरफ सबको प्लोप कर दिया है, चारों तरफ सभी को मित्रों पराजित कर दिया है। बचा कौन है, जलालुद्दीन खिलजी। और ये जलालुद्दीन खिलजी को मित्रों इतनी बुरी तरीके से पराजित करेगा, अभी अपन देखेंगे जलालुद्दीन खिलजी 2 आक्रमण करेगा। लेकिन एक बार यह सारा का सारा हमीर देव चौहान का घटनाक्रम अपने को याद होना चाहिए कि हमीर देव चौहान ने भीमरस के अर्जुन देव को, आबू के प्रताप सिंह को, प्रताप सिंह यहां का स्वतंत्र शासक नहीं था, गुजरात के सारंग देव बाघेला का सामंत था। लिख सकते हैं गुजरात शासक, गुजरात के बाघेला शासक सारंग देव का सामंत, गुजरात के बाघेला शासक सारंग देव का सामंत था। बताओ कौन था, ये जो सारंग देव का जो सामंत था मित्रों, ये था अपना प्रताप सिंह। और प्रताप सिंह उस समय आबू में था। इस आबू के प्रताप सिंह को सबसे पहले भीमरस के अपने अर्जुन देव को, मेवाड़ के समर सिंह को, मुल्तान के ओगेला भाटी को पराजित करके चारों तरफ इस हमीर देव चौहान ने अपनी धाक कायम कर दी थी। मित्रों एक बार यह सारा का सारा घटनाक्रम उतारो, उसके बाद इसका संबंध दिल्ली सल्तनत के साथ पढ़ते हैं।
हाँ, यहां तक सभी साथियों ने छाप लिया दोस्तों। तो उसके बाद देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये अपने हमीरदेव चौहान के दोस्तों समकालीन शासक माने जाते हैं। अब देखना दोस्तों, छोटे छोटे शासक थे, इस हमीर का सीधा संबंध अपन दिल्ली से कनेक्शन जोड़ते हैं, क्योंकि दिल्ली दिल वालों की, बॉम्बे पैसे वालों की। मित्रों ध्यान रखें, तो सबसे पहले चलते हैं दिल वालों की शहर दिल्ली में। हमीरदेव चौहान का संबंध दिल्ली से देखते हैं। पहले इस हमीर को इधर गोले में कैद करते हैं मित्रों, क्योंकि पूरा खेल अपना किसका खेल है? गोले का खेल है। दोस्तों ध्यान रखना, इस हमीरदेव चौहान को पहले अपने को किस में कैद करना पड़ेगा? गोले में कैद करना पड़ेगा। दोस्तों इधर देखो हमीर हो गया। इधर दिल्ली में देखना दोस्तों, इधर दिल्ली में जो अपना शासक है, उस दिल्ली के शासक का नाम भी देख लेते हैं। इधर दोस्तों हमीरदेव चौहान है, और हमीरदेव चौहान का अपने को पता है जो शासनकाल है, वो हमीरदेव चौहान का जो शासनकाल है दोस्तों, वो 1282 ईस्वी से लगा करके 1301 ईस्वी तक। और इधर अगर मैं बात करूं दोस्तों, जेके का पूरा नाम अगर लिखना चाहें तो बताओ, जेके का पूरा नाम क्या हो जाएगा? जेके का पूरा नाम हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। जेके का पूरा नाम बताओ दोस्तों क्या हो जाएगा? जलालुद्दीन खिलजी। और ये जो जलालुद्दीन खिलजी है मित्रों, इस जलालुद्दीन खिलजी का जो शासनकाल है वो 1290 ईस्वी से लगा के 1296 ईस्वी तक। अभी अपन देखेंगे कि 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा, जिसका नाम था एके यानी अलाउद्दीन खिलजी, वो अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन करेगा। लेकिन पहले जो शासक आया इसके समकालीन दोस्तों, वो शासक था जेके, खिलजी वंश का शासक, जिसका नाम है जलालुद्दीन खिलजी। मित्रों ये जेके क्या करता है? जेके जो है दोस्तों ध्यान रखना, साम्राज्यवादी विस्तार नीति का शासक। बताओ दोस्तों, जेके जो है, ये जेके कौन सी नीति का शासक है? साम्राज्यवादी विस्तार नीति का शासक है। और साम्राज्यवादी विस्तार नीति के शासक का अर्थ क्या हुआ? यानी ये अपनी साम्राज्य का, अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है, और विस्तार करने के लिए ये आस पड़ोस के छोटे छोटे राज्यों पर दोस्तों आक्रमण करना चाहता है। और उसी क्रम में मित्रों ये जलालुद्दीन खिलजी जो है, ये अपने रणथंबोर के हमीरदेव चौहान के ऊपर आक्रमण करता है। देखना दोस्तों, ये जो अपना जलालुद्दीन खिलजी है, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, दोस्तों ध्यान रखिएगा, साम्राज्य के विस्तार के लिए ये आता है दोस्तों। और अब साम्राज्य के विस्तार के लिए किस पर आक्रमण करना चाहेगा? हमीरदेव चौहान पर आक्रमण करना चाहेगा। दोस्तों जब ये हमीरदेव चौहान पर आक्रमण करना चाहता है, तो हमीरदेव चौहान के काल में मित्रों ध्यान रखना, यहां पर रणथंबोर दुर्ग का अपना शासक बताओ कौन सा देव है? हमीरदेव है। दोस्तों इस रणथंबोर दुर्ग की एक कुंजी है, उस रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कहलाता है जाइन दुर्ग। ध्यान से समझना, यहां पर एक दुर्ग है, इस दुर्ग का नाम है जाइन दुर्ग, जो सवाई माधोपुर के पास में जाइन दुर्ग। मित्रों इस जाइन दुर्ग जो है, इस जाइन दुर्ग को मित्रों ध्यान रखना रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता। यह जो जाइन दुर्ग है, इस जाइन दुर्ग को रणथंबोर दुर्ग की क्या कहा जाता? रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कहलाता। इसका अर्थ क्या है? रणथंबोर दुर्ग की कुंजी, जाइन दुर्ग रणथंबोर दुर्ग की कुंजी है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है मित्रों कि जब जो भी कोई शासक इस रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण करने जाएगा, तो रास्ते में कौन सा दुर्ग पड़ेगा? जाइन दुर्ग पड़ेगा। अर्थात रणथंबोर को लॉक खोलना है, रणथंबोर को जीतना है, तो पहले उसकी चाबी किसको जीतना पड़ेगा? जाइन दुर्ग को। जिस प्रकार कोई भी जालोर पर आक्रमण करने जाता है तो रास्ते में सिवाना आता है, तो जालोर की चाबी किस दुर्ग को कहा जाता है? सिवाना को कहा जाता है, या जालोर की कुंजी सिवाना को कहा जाता है। उसी प्रकार मित्रों रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण करने जा रहे हो, तो रास्ते में बताओ कौन सा दुर्ग आएगा? जाइन दुर्ग। और मित्रों जो जाइन दुर्ग का शासक था, इस जाइन दुर्ग के शासक का उस समय, जिस समय जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, उस समय जो दोस्तों शासक था, उस शासक का नाम था गुरुदास सैनी। बताओ जिस समय जलालुद्दीन खिलजी जो है वो इस रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण कर रहा है,
उस समय इस रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कहलाने वाले जाइन दुर्ग जो है इसका शासक था गुरुदास सैनी। अर्थात इस जलालुद्दीन खिलजी को रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण करना है मित्रों, तो पहले जाइन दुर्ग को जीतना पड़ेगा। तो होता क्या है मित्रों, 1290 ईस्वी की घटना। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी आक्रमण करता है और आक्रमण करके मित्रों सबसे पहले बताओ ये कौन से दुर्ग को जीता है? जाइन दुर्ग को। यहां पर लिख सकते हैं जेके ने जाइन दुर्ग को जीता। जेके ने बताओ कौन से दुर्ग को जीता? जेके ने जाइन दुर्ग को जीता। और जो गुरुदास सैनी है वो गुरुदास सैनी इस दुर्ग की रक्षा करते हुए वीर गति को क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। अब मित्रों जब जेके जाइन दुर्ग को जीत लेता है तो जेके जाइन दुर्ग को जीतने के बाद में जेके का जो सीधा आक्रमण होगा वो जेके का सीधा आक्रमण बताओ दोस्तों जाइन दुर्ग के बाद कौन से दुर्ग पर होगा? हमीरदेव चौहान का जो दुर्ग है, हमीरदेव चौहान का जो दुर्ग है उस दुर्ग का नाम बताओ कौन सा दुर्ग है? रणथंबोर दुर्ग। यानी अगला जो आक्रमण होता है दोस्तों वो अगला आक्रमण बताइए कौन से दुर्ग पर होता है? अगला आक्रमण होता है मित्रों रणथंबोर दुर्ग। और मित्रों रणथंबोर दुर्ग की अगर आपसे श्रेणी पूछा जाए तो रणथंबोर दुर्ग की मित्रों श्रेणी है गिरी प्लस एरण। दोस्तों गिरी प्लस एरण श्रेणी का दुर्ग है रणथंबोर। इसके अलावा वन श्रेणी का दुर्ग भी है। दोस्तों गिरी प्लस एरण श्रेणी का अर्थ क्या है कि यह दुर्ग पहाड़ी पर स्थित है। गिरी का अर्थ होता पहाड़ी पर स्थित दुर्ग और एरण का अर्थ होता है जिस दुर्ग में जाने का रास्ता बड़ा दुर्गम हो, बड़ा विकट हो, बड़ा विघ्न हो, उस दुर्ग को अपन एरण दुर्ग कहते हैं। और जितने भी दुर्ग दोस्तों राजस्थान में गिरी प्लस एरण श्रेणी के होते हैं उन दुर्गों की खास बात क्या होती है? उन दुर्गों की खास बात यह होती है कि अगर इन दुर्गों का मुख्य दरवाजा बंद कर लिया जाए तो बाहर से कोई भी सेना प्रवेश नहीं कर सकती। मित्रों गिरी प्लस एरण श्रेणी के हर दुर्ग की यही विशेषता होती है। मित्रों अब यह करता क्या है? 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी रणथंबोर पर आक्रमण करता है। 1290 ईस्वी में रणथंबोर पर प्रथम आक्रमण। 1290 ईस्वी में दोस्तों ध्यान रखना रणथंबोर पर प्रथम आक्रमण करता है। और अब जब रणथंबोर पर यह 1290 ईस्वी में जाइन दुर्ग को जीत करके पहली बार आक्रमण करता है तो दोस्तों इस आक्रमण में जलालुद्दीन खिलजी पराजित होता है। अर्थात यह आक्रमण बताओ कैसा आक्रमण था? असफल आक्रमण था। जलालुद्दीन खिलजी इस युद्ध में 1290 ईस्वी के युद्ध में दोस्तों पराजित होता है। मित्रों कहीं पर आपको 1291 ईस्वी भी लिखा हुआ मिल सकता है कि यह आक्रमण 1291 ईस्वी में हुआ था। लेकिन दोस्तों इससे पहले वाला जस्ट जो पीटीआई का पेपर था, अपना पिछला पीटीआई का पेपर, उस पीटीआई के पेपर में, पिछले पीटीआई के पेपर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि रणथंबोर दुर्ग पर जलालुद्दीन खिलजी का प्रथम आक्रमण कब हुआ। और मित्रों उस समय 1291 ऑप्शन में ही नहीं था, विकल्प ही नहीं था। और उस समय जो इसका सही आंसर माना गया था वो 1290 ईस्वी माना गया। यह अपने पिछले वाले पीटीआई के पेपर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी का इस रणथंबोर दुर्ग पर पहला आक्रमण होता है। लेकिन पहला आक्रमण मित्रों बताओ कैसा आक्रमण रहता है? असफल आक्रमण रहता है। जलालुद्दीन खिलजी को कोई सफलता नहीं मिलती। हालांकि जलालुद्दीन खिलजी ने कौन से दुर्ग पर अधिकार कर लिया है? जाइन दुर्ग पर। और यह जाइन दुर्ग रणथंबोर दुर्ग की मित्रों क्या कहलाता है? कुंजी कहलाता है। अब देखना दोस्तों जब जलालुद्दीन खिलजी को कोई सफलता नहीं मिलती है तो जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है? इसी रणथंबोर दुर्ग पर दोस्तों ध्यान रखना, इसी रणथंबोर दुर्ग पर दूसरी बार आक्रमण करता है। इसी रणथंबोर दुर्ग पर दोस्तों यह दूसरी बार आक्रमण करता है। देखना दोस्तों दूसरी बार आक्रमण कब करता है? यह दूसरी बार इस रणथंबोर दुर्ग पर जो है दोस्तों आक्रमण कब करता है? ध्यान रखना यह रणथंबोर दुर्ग पर दूसरी बार आक्रमण करता है 1292 ईस्वी में। ध्यान रखना पहला आक्रमण 1290 ईस्वी में और
दूसरा करता है मित्रों दूसरा आक्रमण। जेके का जो दूसरा आक्रमण होता है वो जेके का दूसरा आक्रमण दोस्तों बताओ कब होता है? जेके का दूसरा आक्रमण होता है 1292 ईस्वी में। जलालुद्दीन खिलजी जो है इस रणथंबोर दुर्ग पर दूसरा आक्रमण करता है 1292 ईस्वी में। लेकिन मित्रों ये आक्रमण भी बताओ कौन सा आक्रमण कहलाता है? ये आक्रमण भी दोस्तों एक प्रकार का असफल आक्रमण रहता है। यानी जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया जाने वाला जो दूसरा आक्रमण है वो दूसरा आक्रमण भी दोस्तों असफल रहता है। लगातार जलालुद्दीन खिलजी जो है कितने आक्रमण किए? 1290 और 1292 में, लेकिन दोनों के दोनों आक्रमणों में मित्रों पराजित हो रहा है। आक्रमण क्यों कर रहा है? क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी विस्तार नीति का शासक था और साम्राज्यवादी विस्तार नीति के तहत यह इस पर आक्रमण करना चाह रहा है। जब दोनों ही बार यह जलालुद्दीन खिलजी दोस्तों असफल होता है तो असफल होने के बाद में यह कथन कहता है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर समझता। ऐसा कथन रणथंबोर दुर्ग के बारे में किसने कहा था? ऐसा कथन रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहा था जलालुद्दीन खिलजी ने। क्यों कहा? क्योंकि लगातार 2 बार असफल रहा और असफल रहकर जब जीत नहीं पाया तो कह दिया कि मैं तो ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर भी समझता हूं। वही बात जैसे कोई विद्यार्थी अपने कांस्टेबल का पेपर पास नहीं कर पाता और जब उसके साथी पूछते हैं कि कांस्टेबल का रिजल्ट आ गया क्या हुआ, तो बोला मैं तो कांस्टेबल की तैयारी नहीं कर रहा था, मैं तो आरएस की तैयारी कर रहा था। वो की वही बात जलालुद्दीन खिलजी में हो रही है कि मैं तो ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो यहां पर साइड में लिख सकते हैं मित्रों दूसरी पराजय के पश्चात, दूसरी पराजय के पश्चात, दूसरी पराजय के पश्चात, दूसरी पराजय के पश्चात रणथंबोर दुर्ग के लिए, रणथंबोर दुर्ग के लिए, रणथंबोर दुर्ग के लिए जेके ने, जेके का अर्थ बताओ क्या है? जलालुद्दीन। जेके ने कहा, बताओ जेके ने क्या कहा? जेके ने कहा मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता। मैं ऐसे 10 दुर्गों को, मैं ऐसे 10 दुर्गों को, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के, पूरा कथन तो इसने कहा था कि मुसलमान के दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता, लेकिन इतना लिख ले मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता, मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता। मित्रों यह घटनाक्रम अपने को पता होना चाहिए कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। यह कथन जेके ने दूसरी पराजय के बाद किया। यहां तक का घटनाक्रम सभी को समझ में आना चाहिए। एक बार छापो, उसके बाद चलते हैं आगे।
हाँ, यहां तक सभी साथियों ने छाप लिया। तो मित्रों, ये था अपना जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण। और जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण बताओ किसके ऊपर हुआ था? रणथंबोर दुर्ग पर हमीर देव चौहान के ऊपर 1290 और 1292 दोनों आक्रमण असफल रहे थे। रणथंबोर दुर्ग की कुंजी बताओ कौन सा दुर्ग कहलाता था? जाइन दुर्ग कहलाता था। आक्रमण क्यों कर रहा है? साम्राज्यवादी विस्तार नीति का शासक है, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, इसीलिए दोस्तों क्या कर रहा है? आक्रमण कर रहा है। उपरोक्त पूरा घटनाक्रम आशा करता हूं सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखना दोस्तों, जब 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी जो है लगातार 2 युद्ध हार जाता है, तो इस जलालुद्दीन खिलजी, ये जो जेके है दोस्तों, इस जेके यानी इसका पूरा नाम जलालुद्दीन खिलजी, इसका शासनकाल बताओ क्या है जलालुद्दीन खिलजी का? जलालुद्दीन खिलजी ने शासन किया था 1290 से लगा के 1296 तक। 1290 से 1296 तक। मित्रों, इस जेके का भतीजा, इस जेके का एक भतीजा, और भतीजे का नाम था दोस्तों एके। इसी जेके का दोस्तों भतीजा बताओ कौन है? भतीजा, और भतीजे का नाम था एके। जेके का भतीजा, भतीजे का नाम था दोस्तों एके। और ये जो एके है, इस एके का पूरा नाम है अलाउद्दीन खिलजी। क्योंकि अपन को बार बार ये शब्द लिखना पड़ेगा, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, तो मैं अलाउद्दीन खिलजी नहीं लिख करके शॉर्ट में एके लिख दूंगा। तो एके से आप समझ जाओगे कि अलाउद्दीन खिलजी। जिस प्रकार वीरेंद्र सहवाग पूरा नाम नहीं लिख के वीरू लिख दिया जाए, उसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी नहीं लिख करके बताओ क्या लिख दिया जाए? एके लिख दिया जाए। दोस्तों, इस एके का शासनकाल है 1296 से 1316। 1296 से लगा करके 1316 तक दिल्ली पर बताओ शासन किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। दोस्तों, ये अलाउद्दीन खिलजी शासक कैसे बनता है? मित्रों, ये अलाउद्दीन खिलजी जो है, ये अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? अपना चाचू बताओ, अलाउद्दीन खिलजी जो है अपना चाचू, और चाचू का नाम बताओ क्या है? जेके। चाचा का नाम है दोस्तों जेके। लगातार 2 बार पराजित होने के कारण दोस्तों ध्यान रखना, 1296 ईस्वी में हत्या, 1296 ईस्वी में एके द्वारा जेके की हत्या। एके द्वारा किसकी हत्या? जेके की हत्या। एके द्वारा जेके की हत्या, यानी अपने चाचा की हत्या कौन कर देता है? एके कर देता है। और मित्रों, जो भतीजा था, उस भतीजे के सिद्धांत को समाप्त करके पावना बन जाता है, जवाई बन जाता है, दामाद बन जाता है, यानी जेके की छोरी से विवाह कर लेता है एके। तो यहां पर लिख सकते हैं मित्रों, जेके की पुत्री से विवाह भी किया। और जेके की पुत्री से क्या किया जाता है? जेके की पुत्री से दोस्तों विवाह किया जाता है। यानी जो अब पहले रिश्ता भतीजे का था, वो रिश्ता बताओ अब जवाई का बन गया है और पावना बन गया है। अब पावना बनकर के दोस्तों अगला जो दिल्ली का सुल्तान आएगा, वो अगला दिल्ली का सुल्तान बताओ, दिल्ली का जो शासक आएगा, वो दिल्ली शासक बताओ कौन बन जाएगा? दिल्ली शासक बन जाएगा एके। दिल्ली का शासक हो गया एके। बताओ दोस्तों, एके दिल्ली का शासक कब बना था? 1296 से 1316। इतने समय तक तो भतीजा था, अब दिल्ली का शासक बन रहा है 1296 से लगा के 1316। एक बार ये घटनाक्रम छापो, उसके बाद चलते हैं आगे।
हाँ, यहां तक सभी ने छाप लिया दोस्तों। तो अब देखना, अब दिल्ली का सुल्तान बन जाता है एके। और मित्रों एके कब बनता है? 1296 से लगा के 1316 तक। और इधर अपना 1282 से 1301 तक बताओ शासक कौन बना हुआ है? हमीर। हमीर के समकालीन दिल्ली का शासक एके। अब इन दोनों के क्या संबंध है मित्रों? क्या एके हमीर के ऊपर आक्रमण करेगा? जी हां, बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा? इसके कई कारण थे मित्रों। सबसे पहला कारण, एके को हमीर ने राज कर देने से मना कर दिया। राज कर का अर्थ क्या होता है? छोटे छोटे राजाओं द्वारा दिल्ली के राजा को भेजा जाने वाला कर राजकर कहलाता था। उस राजकर को अलाउद्दीन खिलजी को देने से मना कौन कर देता है? हमीर। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी अपनी चाचू या अपने ससुर जी जेके की पराजय का क्या लेना चाहते हैं? बदला लेना चाहते, क्योंकि जेके कितनी बार हारा है? 2 बार। तीसरा कारण दोस्तों, इस जेके अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी का नाम था चिमना। चिमना को ही जो है, चिमना जो इसकी पत्नी है, इस चिमना को दोस्तों ध्यान रखना, चिमना जो है, इस चिमना के 2 प्रेमी थे। एक का नाम था मुहम्मद शाह और दूसरे का नाम था केमरू। इस मुहम्मद शाह और केमरू जो है ये चिमना से प्रेम करते थे और उस प्रेम कथा का बंडाफोड़ एके के सामने हो जाता है। अब एके जो है अपने पत्नी के प्रेमी का नाम था मुहम्मद शाह, केमरू, इल्चुक, 1-2 और इनके सहयोगी थे। इनको जब अलाउद्दीन खिलजी मारना चाहता है तो वो भाग करके मित्रों हमीर देव चौहान की शरण में आ जाते हैं और हमीर देव चौहान इनको लौटाने से मना कर देता है। मित्रों, इन मुहम्मद शाह केमरू को मंगरोल विद्रोही भी कहते हैं। ये गुजरात में धन लूटपाट के लिए गए थे, लूटा हुआ धन लेकर हमीर के पास भागे। ऐसे कई कारण थे जिनके ऊपर दोस्तों अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। यानी कुल मिला के अलाउद्दीन खिलजी जो है वो इस हमीर देव चौहान के ऊपर मित्रों 1 नहीं 2 आक्रमण करेगा। एक करेगा 1299 ईस्वी में और एक करेगा 1301 ईस्वी में। बताओ, एक तो करेगा 1299 में और एक कब करेगा? 1301 ईस्वी में। 1301 और 1299 के आक्रमण जो है उनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके अलावा भी मित्रों आक्रमण क्यों हुआ था, वो आक्रमण होने के कारण और आक्रमणों के परिणाम क्या क्या थे मित्रों, उन सभी के ऊपर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे अपन अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, राम राम।